जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन सब लोगों के लिए जो कॉलेज में अकाउंट सब्जेक्ट पहले उसके बाद हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक जो की वीडियो हमारी YouTube चैनल और हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स ने आगे के सेशंस ना देखे हो, ना अटेंड किए हो, तो वो लोग उस सेशन को जरूर से देखें ताकि वो बेसिक चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, और अभी हम लोग आगे के सेशन में, मतलब कि आज के सेशन में हम लोग तो सबसे पहले तो रहे जो ऑनलाइन लाइव लेक्चर इस वक्त अपने घर से या कहीं और से अटेंड कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स जो कि FY बीकॉम में आने वाले हैं उन सब के लिए काम लगने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर से देखें। अभी तो हमने सबसे पहले बात की थी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से, फिर उसमें से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोग जर्नल की जगह पर सब्सिडियरी बुक्स अगला सेशन में डिस्कस किया था। વહીની અંદર એ છે એને આમનો પાયાનો ચોપડો છે અથવા પ્રથમ सी बुक है प्रिंसिपल
किस तरह का रहेगा? नमूनो अकाउंट नो પહેલા તો ફોર્મેટ જ બરાબર વાત કરી છે કે સૌથી પહેલા તો જેનું પણ અકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ એનું નામ લખાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ અકાઉન્ટ, મૂડી ખાતું, રોકડનું ખાતું, રોકડ એટલે કે કેશ અકાઉન્ટ. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઇટલ લખીએ कैश अकाउंट, तो उसके अंदर पेज हम लोग बीच में से फोल्ड कर देंगे. मान लेते हैं कि ये सेंटर लाइन है, तो लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है DR मीन्स डेबिट, गुजराती में तमें लगता था उधार उ, और यहां पर क्रेडिट जमा. पछी जे कॉलम आवशे तो लेफ्ट साइड पर पहलू कॉलम रहेशे डेट, पछी पर्टिक्युलर्स मतलब विगत, पछी जर्नल फोलियो नंबर. लेजर तो आपने बनाई रहा है, तो लेजर फोलियो नंबर में लेजर फोलियो नंबर ना लिखाए. याद करो हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर लेजर फोलियो नंबर लिखते थे, जर्नल में जर्नल फोलियो नंबर नहीं लिखते थे, जर्नल में लेजर फोलियो नंबर, खापा नंबर. तो अभी लेजर बना रहे हैं तो उसके अंदर जिस जर्नल पर से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका नंबर लिखा जाता है, तो JF नंबर, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीस. सेम क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिक्युलर्स, JF नंबर एंड अमाउंट रुपीस. अब ये जो JF नंबर या LF नंबर हमको देखने को मिलता है उसका क्रॉस कनेक्शन होता है. रियल लाइफ में अभी जहां पर अकाउंट हम लिखते हैं उसमें ये सिस्टम कुछ भी नहीं काम की है, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह से बुक्स में हम अकाउंट नहीं लिखते हैं मैन्युअली. जो भी अकाउंटिंग होता है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में होता है. आपने मोस्ट कॉमन नाम सुना होगा टैली का, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो कंप्यूटराइज होता है. बट जब मैन्युअल था तब हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री लिखी है. फॉर एग्जाम्पल मेरे बुक्स में या जर्नल बुक में फॉर एग्जाम्पल 17 नंबर के पेज पर जो जर्नल एंट्री लिखी है उसका लेजर पोस्टिंग हम कर रहे हैं. जो लेजर में हम पोस्टिंग कर रहे हैं वो लेजर है फॉर एग्जांपल 75 नंबर के पेज पर. जर्नल एंट्री लिखी है 17 नंबરના પેજ પર અને એનું લેજર પોસ્ટિંગ કર્યું છે 75 નંબરના પેજ પર. તો જર્નલ એન્ટ્રીમાં આપણે લેજર ફોલિયો નંબર લખીએ છીએ, મતલબ આ જર્નલ એન્ટ્રીનું લેજર તમારે જોવું હોય તો 75 નંબરના પેજ પર જોજો. એટલે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીની બાજુમાં 75 લખીશું LF નંબર, मतलब आनु लेजर क्या नंबर पर तमने મળશે 75 नंबर पर जाओ, और 75 नंबर के पेज पर जहां पर वो अकाउंट बना होगा उसमें हमने जो जर्नल एंट्री पर से पोस्टिंग किया होगा, और किसी को वो जो जर्नल एंट्री है वो वेरीफाई करनी है, तो वो जर्नल एंट्री कहां पर मिलेगी, तो वो 17 नंबर के पेज पर जर्नल एंट्री थी, तो उस लेजर में यहां पर JF नंबर में हम लिखेंगे 17. तो जो तुम्हारे जर्नल एंट्री चेक करवी है तो 17 नंबर पेज जुओ, जर्नल एंट्री ओपन है तमारे लेजर पोस्टिंग जो है 75 नंबर पेज चेक करो. क्रॉस कनेक्शन माटे, मतलब अगर कुछ भी हमको ढूंढना है तो वो ढूंढने में आसानी रहे, इसलिए इस तरह से नंबर दिए जाते थे. अभी तो मैन्युअली बुक्स में लिखा ही नहीं जाता, तो ये सारी चीज़ें वैसे भी कोई काम की नहीं. अब इसके पोस्टिंग को समझ लेते हैं कि पोस्टिंग किस तरह से होता है. इसके लिए हम लोग कोई भी एक फिक्टिशियस जर्नल एंट्री सोचते हैं, काल्पनिक आमनोंध. चलो कोई पण एक व्यवहार, कोई भी एक ट्रांजैक्शन बताओ, सिंपल इजी सा जो भी आपको लगे वैसा, कोई भी एक ट्रांजैक्शन बताओ. एक બે જણ આન્સર આપે એવું ના ચાલે. गुड्स परचेस्ड फ्रॉम भाविन सर फॉर ₹15,000 फॉर कैश. हम अभी कैश में खरीदा ऐसा मान लेते हैं, तो गुड्स ऑफ ₹15,000 इज परचेस्ड. सॉर्ट कर दूं छू, 15,000 रुपयानो माल रोकड़ेथी खरीद्यो. ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी आमनोंध शू थशे. 15,000 रुपयानो माल रोकड़ेथी खरीद्यो. गुड्स ऑफ ₹15,000 इज परचेस्ड. हाथ ऊपर करके ऑनलाइन लाइव वाले कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आनी आमनोंध शू थशे, हाथ ऊपर करीने आ साइड थी गर्ल्स मांथी बॉयज हाथ ऊपर करे एवं नहीं, गर्ल्स में पण आंसर जोईए. गुड्स ऑफ ₹15,000 इज परचेस्ड फॉर कैश. 15,000 रुपयानो माल रोकड़ेथी खरीद्यो. आनी आमनोंध मने को.
જો આમ નોંધ તમને ના આવડતી હોય તો તમારા જે પણ 11th સ્ટાન્ડર્ડના અકાઉન્ટના ટીચર રહ્યા હોય એમની પાસેથી ફીસ પાછી લઈ આવજો અને મને આપજો. અને મારે આ બધું શીખવાડવું પડે છે કોલેજમાં. આવું ના ચાલે. તો બહુ બેઝિક વસ્તુ છે. તેમ છતાં ના આવડતું તો મેં કીધું છે જર્નલ એન્ટ્રીના વિડીયો યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકેલા છે, એને જુઓ. આ તો મારો સ્ટુડન્ટ છે, મને ખબર છે. બોલ ચાલ. પરચેસ અકાઉન્ટ, ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ, બીજા બધા જ આવું કરશે. અરે પણ તો બોલો ને, ખોટું પડશે તો ક્યાં અહીંયાથી ફેંકી દેવાનો છું. ट्राई करो, बोलना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स, वो तो डेफिनेटली कोशिश करें बोलने के लिए. तो इसकी जर्नल एंट्री होती है, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ जर्नल. परचेस अकाउंट डेबिट मतलब खरीद खाते उधार टू, इस तरह से थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखा जाता है. ये मैंने आपको जर्नल के रिवीजन में बताया था. टू कैश अकाउंट 15,000. चलो अभी लेजर पोस्टिंग के रूल्स रेग्युलेशंस क्या है उसको जरा ध्यान से समझ लो. आमनोध में पहला गुजराती में बोलू छू, जे खातु उधार थयो, सौथी पहला पहलू तो ये जुओ कि कितना खाताओं ने असर थई है, कितने अकाउंट्स है जो इफेक्ट हो रहा है इस जर्नल एंट्री में. 2. तो 2 अकाउंट के टेबल हमको बनाने पड़ेंगे. ठीक है. अभी हमने ऊपर एक कैश अकाउंट तो बनाया हुआ ही था, तो दूसरा कौन सा अकाउंट है? परचेस अकाउंट. तो चलो वो भी बना देते हैं. परचेस अकाउंट. ठीक है. फॉर्मेट आपको पता है तो मैं अभी डेट पर्टिकुलर्स वो सब नहीं लिख रहा हूं. चलो अभी ध्यान से समझो रूल क्या है. पहला मैं कीधुं एम गुजराती में बोलू छू. आमनोध में जे खातु उधार थयुं छे, कयुं खातु उधार थयुं छे? परचेस अकाउंट. एक खातानी उधार बाजू, एक खातानी उधार बाजू नोंध थशे, पण नोंधमां आपणे जमावाळा खातानुं नाम लखवानुं. એટલે કે પરચેસ અકાઉન્ટ ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ, કારણ કે આમનોંધમાં ખરીદ ખાતું ઉધાર થયું છે તો ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ લખીશું રોકડ ખાતે. અને કયું ખાતું જમા થયું છે આમનોંધમાં? કેશ અકાઉન્ટ. તો કેશ અકાઉન્ટમાં, કેશ અકાઉન્ટનું ટેબલ છે, કેશ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ પર જમા બાજુ પર નામ ઓપોઝિટ સાઈડનું પરચેસ અકાઉન્ટનું લખીશું. अब मैं हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूं. जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है उस अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया जाएगा. मतलब हमारे एग्जाम्पल में परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लोग पोस्टिंग करेंगे. अब पोस्टिंग में डेट तो यहां पर जो डेट है वो लिखेंगे. हम लोग मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख है 2024, 25 कुछ भी सोच लो. परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है जर्नल में तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे. अब पोस्ट करते हैं तो पर्टिकुलर के कॉलम में ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? कैश. तो कैश लिखा जाएगा. अभी याद रखना कि जब अकाउंट में डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसके आगे टू वर्ड लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे तब वर्ड यूज होता है बाय. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये पता होना ही चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है गुजराती मीडियमना विद्यार्थीओ ध्यान राखशे कि જ્યારે ખતવણી કરો છો તો ખાતાની ઉધાર બાજુ પર તમે પોસ્ટ કરો છો તો આગળ ટુ વર્ડ લખાશે, અને જમા બાજુ પર પોસ્ટિંગ કરીશું તો BY બાય, હમણાં શીખીએ છીએ, બાય વર્ડ આગળ લખાશે. તો આગળ લખ્યું ટુ, અને જે અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું તો એનું નામ લખીશું. તો ટુ કેશ અકાઉન્ટ, અમાઉન્ટના કોલમમાં 15,000. આ જેએફ નંબરનું ખાનું તો તમને બ્લેન્ક જ આવશે એક્ઝામ્પલ માટે. रियल लाइफ में मैं तुमने समझाई दीधु कि क्या पेज नंबर लखाए. अभी जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे क्योंकि कैश अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ है तो डेट के कॉलम में डेट. क्रेडिट साइड पर जब हम पोस्ट करते हैं तो आगे वर्ड लिखा जाएगा बाय, और नाम डेबिट वाले का क्या है? डेबिट वाले का नाम परचेस. तो बाय परचेस अकाउंट.
15,000। क्लियर, समझ में आया? अब इस तरह से जितनी भी जर्नल एंट्री हो उसके ऊपर से इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके लेजर पोस्टिंग किया जाता है। अब यहां पर ये होता है कि ये हमने सिंपल जर्नल एंट्री ली, इसी तरह से कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री भी होती है। किसी को याद है वो क्या है, कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री? कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री તમે કરેલી છે 11માં બહુ બધી જર્નલ એન્ટ્રી લખેલી છે આવી। આ જર્નલ એન્ટ્રીની ખાસ વાત તમને શું દેખાઈ? એક જ અકાઉન્ટ ડેબિટ થયું છે અને એક જ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું છે। તો હવે કોઈને યાદ આવ્યું કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કે કમ્પાઉન્ડ એન્ટ્રી શું હતી? બે કે એનાથી વધારે અકાઉન્ટ ડેબિટ થયા હોય કે બે કે એનાથી વધારે અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયા હોય। જે મારી પાસે ભણેલા છે એના એ જ સ્ટુડન્ટ્સ બોલે છે એવું ના ચાલે। એટલે એ આન્સર આપે છે તો મને તો આનંદ જ થાય છે કે મારી પાસે ભણેલા હતા અને યાદ છે બધું, પણ હું બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ પાસેથી એક્સપેક્ટ કરીશ આન્સર। दो या उससे ज्यादा अकाउंट डेबिट हुए हो या दो या उससे ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हुए हो, मतलब एक से ज्यादा कंबाइन हो गए, 2, 3, 4 अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, तो वैसी वाली जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक एग्जाम्पल आपने समझाओ। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर 50,000 रुपया रोकड़, 25,000 रुपयाનું फर्निचर અને 10,000 રૂપિયાનું મશીન લાવીને ધંધો શરૂ કર્યો। તો જર્નલ એન્ટ્રી લખશો તો રોકડ લાયા તો રોકડ ખાતું બી ઉધાર કરવાનું, ફર્નિચર લાયા છો તો ફર્નિચર અકાઉન્ટ પણ ડેબિટ થશે અને મશીન લાવ્યો છો તો મશીન અકાઉન્ટ પણ ડેબિટ થશે ટુ। એ બધું જ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થાય। તો કેશ અકાઉન્ટ ડેबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो तीन चीजें डेबिट हुई, तीन चीजें डेबिट हुई मतलब एक से ज्यादा चीजें डेबिट हुई, तो वो जर्नल एंट्री को हम लोग कहते हैं कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर? अब उसमें भी सेम रूल होता है कि जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें डेबिट साइड पर क्रेडिट वाले का कैपिटल का नाम लिखेंगे तीनों डेबिट वाले में, और क्रेडिट एक ही अकाउंट हुआ था कैपिटल तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और डेबिट वाले भले एक से ज्यादा है तो जितने भी हो वो सारे के सारे लिखेंगे। रूल सेम, मतलब मूडी खातु जमा कर्યું અને ઉધાર 3 વસ્તુઓ કરી थी, तो मूडी खातानी जमा बाजू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जो 3 अकाउंट डेबिट हुए थे ना वो तीनों के 3 लिखने पड़ेंगे, बाय कैश, बाय फर्नीचर, बाय मशीन, अलग अलग लाइन में। क्लियर? ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो 11th में। फिर से एक बार बोलूंगा, अगर ये चीजें याद ना हो तो जर्नल एंट्री का सुपर रिवीजन सेशन, सुपर रिवीजन वीडियो हमारी साहस एप्लीकेशन पर भी है और हमारी यूट्यूब चैनल पर भी है, जो कि यूट्यूब चैनल पर फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको ज़रूर से देखो ताकि फंडामेंटल्स आपके और स्ट्रांग हो। अब ये लेजर पोस्टिंग हम लोग कर देते हैं, उसके बाद हाँ ये जर्नल पर से लेजर पोस्टिंग किया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से सब्सिडियरी बुक पर से भी लेजर पोस्टिंग होता है, पर सब्सिडियरी बुक में आपको परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न के ऊपर से ही लेजर पोस्टिंग आता है, क्योंकि कैश बुक पर से नहीं आ सकता, क्योंकि कैश जो है वो तो अकाउंट भी है। मैंने लिखवाया था कैश बुक जो है वो सब्सिडियरी बुक में भी आता है और लेजर अकाउंट में भी आता है। जर्नल प्रॉपर या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, उसमें जर्नल एंट्री ही होती है, तो वो तो जर्नल पर से ही लेजर पोस्टिंग जैसा हो गया। तो अब बचा सिर्फ सब्सिडियरी बुक जिसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग करना है। तो सब्सिडियरी बुक में क्या होता है, परचेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे और उसके अंदर जितने भी सप्लायर के नाम है उसमें क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करते हैं। और सेल्स बुक है तो सेल्स में हमारे कस्टमर के नाम होते हैं, डेटर्स कस्टमर्स को कहते हैं, और सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। वेचाण खातानी हमेशा जमा बाकी होय तो वेचाण खातानी जमा बाजू पर पोस्ट करवानुं, नाम पेला ग्राहकोना, नेम ऑफ कस्टमर्स लिखे जाते हैं, और वो सारे कस्टमर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग होता है और लिखा जाता है सेल्स अकाउंट। क्लियर? ये लेजर पोस्टिंग का भी सुपर रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको डिटेल में ये प्रोसेस किया हुआ देखना है। अभी तो मैं कॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रेश करवा रहा हूँ, रिफ्रेश करवा रहा हूँ, ब्रशअप कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर आपको डिटेल में समझना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है? अभी ये जर्नल पर से लेजर पोस्टिंग कर दे, उसके बाद क्या करना होता है, सारी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद लेजर पोस्टिंग में ही अभी चालू है, एंट्री सारी पास कर दी हमने। उसके बाद हम क्या करते थे, તમે ખાતા વહીમાં ખતવણી બધી જ અસરો આપી દીધી, આમ નોંધ પરથી કે પેટા નોંધ પરથી ખતવણી કરી દીધી, એના પછી શું કરતા હતા ખતવણીમાં જ
totaling and balancing, exactly. Totaling and balancing of all accounts. अब इसके अंदर अगर आपको याद हो तो आप सारे के सारे अकाउंट का बैलेंस नहीं ढूंढते थे, ये मैंने आगे के लेक्चर में भी डिस्कस करवाया था। आप कुछ अकाउंट के बैलेंस ढूंढते थे जबकि कुछ अकाउंट का सिर्फ टोटल किया जाता था। तो आप कौन से अकाउंट के बैलेंस ढूंढते थे, कौन से टाइप के अकाउंट के, और कौन से टाइप के अकाउंट के बैलेंस नहीं ढूंढते थे, उसका सिर्फ और सिर्फ टोटल करते थे। બોલો, કયા પ્રકારના ખાતાઓની તમે બાકી શોધતા હતા અને કયા પ્રકારના ખાતાઓનું ખાલી તમે ટોટલ કરતા હતા? હિન્ટ આપેલી છે મેં આગળના સેશનમાં. કેશનું બાકી શોધતા હતા અને એ તો કેશબુક થોડુંક બરાબર છે, પણ એ કેશબુકમાં થયું કે ડિસ્કાઉન્ટનું ટોટલ કરતા હતા. ओके चलो, ऑनलाइन में से भी सेम आंसर, ऑफलाइन में से भी सेम आंसर, बट आपने ये कैश बुक को बेस में रख के आंसर दिया कि डिस्काउंट का सिर्फ टोटल करते थे और कैश और बैंक का हम लोग बैलेंस भी ढूंढते थे। उसी वक्त मैंने आपको समझाया था कि क्यों हम कैश और बैंक का बैलेंस ढूंढते थे और डिस्काउंट का बैलेंस क्यों नहीं ढूंढते थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट ही होगा और कैश बैलेंस ही होगा, ऐसा नहीं होगा। परचेज भी होगा, कैपिटल भी होगा, ड्राइंग भी होगा, सैलरी अकाउंट भी होगा, जितने भी खर्चे किए हो, जो भी इनकम हुई हो, कमीशन रिसीव्ड ₹1000 तो कमीशन अकाउंट भी बना होगा, कैश अकाउंट भी बना होगा। सैलरी पेड 5000 रुपीज़ तो सैलरी अकाउंट में भी आपने डेबिट साइड पोस्टिंग किया होगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग किया होगा। असेट खरीदी 10,000 की तो असेट के अकाउंट में भी आपने रिकॉर्ड किया होगा, कैश में खरीदी होगी तो कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया होगा। अब ये जो अलग अलग टाइप के अकाउंट्स है उसमें बेस में रखो कैश बुक वाला। उस वक्त मैंने समझा था कैश एंड बैंक बैलेंस जो आप ढूंढते थे वो कौन से टाइप के अकाउंट थे, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड जिसका आप सिर्फ आप टोटल करते थे, बैलेंस नहीं ढूंढते थे, वो कौन से टाइप का अकाउंट था। हिंट दी थी मैंने उस वक्त आपको, कैश और बैंक है वो रियल एंड पर्सनल अकाउंट, जबकि इनकम और एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, उपज खर्चना खाता, व्यक्तिओना खाता, माल मिलकतना खाता અને ઉપજ ખર્ચના ખાતા। તો આ ત્રણ ટાઈપના જે અકાઉન્ટ હતા એમાંથી પર્સનલ અને રિયલ આ બે અકાઉન્ટનું બેલેન્સ શોધાય, जबकि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं मतलब कि इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट, उसका बैलेंस नहीं ढूंढा जाता, उसका सिर्फ टोटल किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैडम को मैंने सैलरी दी, अभी 1 महीने सैलरी दूंगा, उसका मतलब ये होगा कि 4-5 साल तक अब मैडम पैसे नहीं मांगेंगे, अगले साल भी यही सैलरी चलेगी। नवी गोड़ी नवो दाव, 9 महीनों शुरू થઈ ગયો सर, पगार करा આવશે। प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं खुद भी आपके पास यही करूँगा। फीस भाई आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है, फीस कब दोगे? दे दूंगा ना यार, अरे कब दोगे? FY ख़त्म, SY नया ईयर आया, लाओ फीस। तो फीस की इनकम, ये इस साल की फ़ीस का बेनिफिट अगले साल उसके बाद नहीं मिलेगा, तो वो इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि पर्सनल एंड रियल अकाउंट balances are found, जबकि नॉमिनल अकाउंट, ये हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी हिंट दी है कि नॉमिनल अकाउंट मतलब उपज खर्चना खाता। नॉमिनल अकाउंट ओनली टोटल एंड नॉट बैलेंस। अभी टोटलिंग और बैलेंसिंग आप करते थे तो उसमें भी ध्यान रखना था बैलेंस करते वक्त जो साइड का टोटल ज़्यादा हो, जो साइड का टोटल ज़्यादा हो, ग्रेटर साइड टोटल इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड।
मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। एंड दोनों का डिफरेंस यानी कि बैलेंस, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट वो कैसे मिलता था? डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट करके, दोनों का डिफरेंस इज recorded as balance। अभी जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो बैलेंस कहा जाता है। मतलब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। તમે યાદ કરશો તો ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ અકાઉન્ટ, મૂડી ખાતું, એની જમા બાજુ પર બધી નોંધ થઈ હશે, તો જમા બાજુનો સરવાળો કરશો, એમાંથી ઉધાર બાજુ ડેબિટ સાઇડની કોઈ અમાઉન્ટ નહીં હોય સપોઝ, તો -0 કરીને જે બેલેન્સ આવશે એને ડિફરન્સ લખશો ડેબિટ સાઇડ પર, પણ એને કહેવાય ક્રેડિટ બેલેન્સ। ડેબિટ સાઇડ પર લખો મતલબ ડેબિટ બેલેન્સ ના કહેવાય, ડેबिट साइड पर लख्यू है डिफरेंस आवे छे એટલે, बट उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया हो तो डिफरेंस लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड पर, बट उसको बोलेंगे क्या? डेबिट बैलेंस। क्लियर? ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बैलेंस का इस्तेमाल करके, बैलेंस एंड टोटल का इस्तेमाल करके हमारा जो नेक्स्ट फेज होता है वो आता है, दैट इज ट्रायल बैलेंस। गुजराती में तमे એને કહેતા હતા કાચું સરવૈયું। याद है? लेजर पोस्टिंग के बाद वाला चैप्टर, 10th नंबर का चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में आपको आता था। अभी काचू सरवैયું ट्रायल बैलेंस वो क्या था એનો मीनिंग कदाच કોઈકને યાદ હોય તો, એક્ઝેક્ટ ટુ એક્ઝેક્ટ વર્ડમાં નથી કહેતો, તમને જે રીતે ખબર હોય એ રીતે સમજાવી શકો છો। શું હતું કાચું સરવૈયું? फाइनल अकाउंट माटे जे आपने एक्जाम्पल में आप्યું હોય એ નથી પૂછતો, હું કાચા સરવૈયાના ચેપ્ટરમાંથી એનો मीनिंग પૂછું છું। લેજર પોસ્ટિંગ અને ફાઇનલ અકાઉન્ટની વચ્ચેની કનેક્ટિંગ લિંક આ બધું એમસીક્યુ માટે યાદ રાખ્યું હતું સરે। ટ્રાયલ બેલેન્સ ઇઝ અ કનેક્ટિંગ લિંક બિટવીન લેજર પોસ્ટિંગ એન્ડ ફાઇનલ અકાઉન્ટ। ખતવણી અને વાર્ષિક હિસાબોને જોડતી કડી છે કાચું સરવૈયું। પણ એ કાચું સરવૈયું કેમ છે કે શું કરતું હતું, શું હતું, શું કાચા સરવૈયામાં એ તમારે મને કહેવાનું છે, એ હું પૂછી રહ્યો છું। ઓનલાઈન પણ ચેટમાં લખી શકે છો શું હતું કાચું સરવૈયું। ફરીથી મારે ઘીસો પીટો डायलॉग रिपीट करવો પડશે। ट्रायल बैलेंस चैप्टर का भी अगर आपको रिवीजन वीडियो देखना है तो वो भी मैंने साहस एप्लीकेशन पर और हमारी यूट्यूब चैनल पर दोनों जगह पर रखा है। सर તમે બધું કરો છો, મને કરવાનું મન થવું જોઈએ ને। फाइनेंशियल रिपोर्ट, ओके, फाइनेंशियल रिपोर्ट उसको नहीं कह सकते, बट यस इट वाज अ स्टेटमेंट, एक तरह का रिपोर्ट था, स्टेटमेंट था, जो क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस जाणवा माटे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनावीए छे। ट्रायल बैलेंस में शुं थतुं हतुं? आ बधुं डबल एंट्री ज करी रह्या छे आपणे। जर्नल, लेजर पोस्टिंग, सब्सिडियरी बुक ए बधुं ड्री नोंधी नामा पद्धति ज छे। क्लोजिंग बैलेंस, ओके चलो बराबर है। तो आपणे लेजर पोस्टिंगना जे बैलेंस फाइंड आउट कर्या था अहींया, एनाथी काचुं सरवैયું बने। काचुं सरवैયું शुं हतुं कि एनो पर्पज शुं हतुं ए समझो कि जो ट्रायल बैलेंस है, हमारा अकाउंट का प्रोसेस बहुत लंबा है और हमारा जो मेन सबसे बड़ा काम है, टारगेट है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या आता है? ट्रायल बैलेंस मत बोलना, ट्रायल बैलेंस बोल्या ना तो बूट काढ़ी मोजो मारीश छुट्टो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आवे P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, एना पछी 5 होय। 12मा धोरणमां भाग 2 में तमने आवी गयुं छे प्रकरण नंबर 3, 4, 5 एनी अंदर त्रणेयमां सेम उल्लेख करेलो छे। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एक ज कहेवाय। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ्युं छुं, स्टेटमेंट नथी पूछी रह्यो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाणाकीय पत्रको। नाણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ બી તમને આવતું હતું, પ્રકરણ હતું 4થું 12મા ધોરણનું। સર તમને ખબર છે અમને 11મા ધોરણનું બેઝિક નહીં આવડતું, તમે 12માનું પૂછો છો। ચીટિંગ 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 કરતા હે તું।
5 ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય, એમાંથી 3 બહુ જ કામના, 2 સૌથી વધારે, પછી ત્રીજું અમુક કંપનીઓને લાગે, ચોથું પાંચમું ઓકે. પહેલું P&L અકાઉન્ટ, એને ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ પણ કહેવાય, હમણાં આગળ ડિસ્કસ કરીશું જ. બીજું બેલેન્સ શીટ, એને પોઝિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાય. આ 2 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દરેક બિઝનેસ દરેક કંપનીએ બનાવવાના હોય. એના પછી આવે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, રોકડ પ્રવાહના પત્રકો. આવી ગયું છે 12મા ધોરણમાં ભાગ 2માં 5મું ચેપ્ટર. બરાબર? કઈ સર તમે ટીપુ સુલતાનના જમાનાની વાતો કાઢો છો? એના પછી સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ચેન્જ ઇન ઇક્વિટી એન્ડ નોટ્સ રિલેટેડ ટુ અકાઉન્ટ્સ. આ 5 વસ્તુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સમાં આવે. એમાંથી 2 બહુ જ કામના, P&L બેલેન્સ શીટ. એ બનાવવા માટે આપણે છેક છેલ્લે એ પ્રોસેસ હોય છે, બેલેન્સ શીટ ટેલી થાય. શરૂઆત થતી હતી આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાથી. હવે ટ્રાન્ઝેક્શનને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાથી આપણે બધું કર્યું, છેલ્લે બેલેન્સ શીટ ટેલી જ નહીં થતી. 2 વર્ષ માથું ઘસી કાઢ્યું. પછી ખબર પડી કે જર્નલ એન્ટ્રીમાં જ ભૂલ હતી, બીજી જ જર્નલ એન્ટ્રીમાં ભૂલ હતી. એના લીધે લોચા છેક આટલા લાંબા સુધી ચાલ્યા. એટલે વચ્ચે ફાઇનલ અકાઉન્ટ બનાવવાનું કામ ચાલુ થાય ને, જે આપણું મેઇન ટાર્ગેટ છે, એના પહેલાં એક ચેક પોઈન્ટ બનાવ્યો છે, ટ્રાયલ બેલેન્સ. કે અહીંયા ઊભા રહો, ટ્રાયલ બેલેન્સ પર તમે બ્રેક મારો, અને અત્યાર સુધી ઉપર તમે જેટલો भी प्रोसेस કર્યો ને, जर्नल एंट्री लिखी हो या सब्सिडियरी बुक्स लिखी हो, उसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग किया हो, तो वो मैथमेटिकली एरेथमेटिकली सही है या नहीं वो चेक कर लो. અત્યાર સુધી લખેલા હિસાબો ગાણિતિક દ્રષ્ટિએ સાચા છે કે નહીં એ તપાસવા માટે એક પત્રક બનાવવામાં આવે છે, જે પત્રકને આપણે કાચું સરવૈયું કહીએ છીએ. એટલા માટે કારણ કે કાચા સરવાળાની બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થઈ જાય, અને આપણે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિને ફॉलो करिए छे. तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है तो इट इज़ वन इंडिकेशन कि एटलीस्ट हमारे जो अकाउंट्स है वो मैथमेटिकली सब कुछ सही है, गाणितिक दृष्टिए एमां कोई भूल नहीं. हाँ, कदाच कोई ना आवड़तुं होय अकाउंट अने भूल थई गई होय, जे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, भूल सुधारणा नोंधवाळा चेप्टरमां अलगथी आवतुं हतुं. पण अहींया आपणे सीधું फाइनल अकाउंट पर पहोंची जईए एना पहेला एक चेक पॉइंट आवे छे, ट्रायल बैलेंस. तो ए छे अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब पत्रक. आवो एमसीक्यू पूछे छे ट्विस्ट करवा माटे. ट्रायल बैलेंस इज ब्लैंक. ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गुजराती में कहूँ तो पत्रक ऑप्शन ए, बी नाणाकीय पत्रक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबो. घણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આમાં શું ભૂલ કરે છે, કાં તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ લખશે, કાં તો એક કામ કરો ને બોથ એ એન્ડ બી લખી દો, કંઈક તો હશે ને. ખાલી પત્રક જ છે, સ્ટેટમેન્ટ જ છે, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ નથી. સો ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ. जो क्या इंडिकेट करता है, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने ऊपर किया है इज मैथमेटिकली करेक्ट. और वो हमें पता चलता है मैथमेटिकली करेक्ट वो बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. टीबी मीन्स ट्रायल बैलेंस, वो सेम होने से. ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए. अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने की कितनी मेथड्स हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं. मेथड्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ. हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि सर आप इतना बोल रहे हो ना, हमको तो कुछ याद नहीं आता है या कुछ याद नहीं है. तो टेंशन मत लो, वो याद हो इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ. ये लेक्चर्स ही इसीलिए रखे फंडामेंटल्स, वरना सीधा पढ़ाने के टॉपिक पर ही नहीं चले जाते. बट समझो कि आपको ये फंडामेंटल चीज़ें ही नहीं पता है और आप बड़े बड़े एग्जाम्पल कर देते हो. यहाँ पर सर ने करवाया, हमने तो कॉपी मार दी है, रट्टेबाजी कर ली, एग्जाम में भी लिख के आए, मार्क्स भी लेके आए, बट आता कुछ भी नहीं है. फिर हम बोलेंगे ये एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है. भाई अपन बेकार है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर अपने को कोई ना कोई मिल जाता है. हाँ, इसकी वजह से, ये गवर्नमेंट की वजह से, ये पेरेंट्स की वजह से, ये टीचर्स की वजह से, ये जिकास की वजह से, ये मेरी प्यारी यूनिवर्सिटी की वजह से, ये सब कुछ होता रहता है.
पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, ठीक है। पहले अपने नट बोल्ट फिट कर लेते हैं। तो मैथड्स की मैं बात कर रहा हूं। मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 99.9% आई एम श्योर कि कोई सही आंसर नहीं देगा। सर इसका कुछ आंसर होता है वो भी हमको तो नहीं पता है। मेथड्स कौन सी है याद है कोई ने? 2 मेथड चाहिए साचू से, चलो 2 मेथड नाम बताओ। बहुत सिंपल नाम है, ऊपर भी मैं थोड़ુંક तो कही દીધું એના વિશે। एक होती है टोटल मेथड और दूसरी होती है बैलेंस मेथड। ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं। जो ऊपर हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग किया होगा उसके जो बैलेंसेस आए होंगे वो बैलेंस लिखते थे, जबकि टोटल मेथड में ऐसा होता है कि जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं लेजर पोस्टिंग में उसके दोनों साइड का टोटल एज इट इज लिख देंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। मतलब कैश अकाउंट है लेजर पोस्टिंग में, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर भी एंट्री होती है, क्रेडिट साइड पर भी एंट्री होती है। नो डाउट कैश में हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, ये आपको ऑलरेडी आ चुका है कि रोकड़ खातानी हमेशा उधार बाकी होय छे। अभी कैश साइड का डेबिट साइड का टोटल हुआ है 1 लाख रुपए, क्रेडिट साइड का टोटल हुआ है 70,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना और कौन सा? कैश अकाउंट का बैलेंस कितना मैं ये पूछ रहा हूं। डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 70,000। तो बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट कितनी अमाउंट और कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट, ऐसा पूछ रहा हूं। उधार बाकी के जमा बाकी અને કેટલા રૂપિયાની? उधार बाकी, वेरी गुड, बहुत सरस। 30,000 डेबिट बैलेंस। मैंने आगे भी बोला आपको कि जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस माना जाता है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो अभी डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं। क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000, बैलेंस आया 30,000 रुपीज। तो अब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो ट्रायल बैलेंस 2 तरह से बन सकता है। एक टोटल मेथड, तो टोटल मेथड में क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लिखोगे कैश अकाउंट और दोनों साइड का टोटल एज इट इज लिख दोगे। डेबिट साइड का टोटल 1 लाख है तो कैश अकाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में अभी आगे बताऊंगा 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट अमाउंट के लिए एक क्रेडिट अमाउंट के लिए। तो डेबिट के कॉलम में 1 लाख रुपए लिखेंगे और क्रेडिट के कॉलम में 70,000 रुपीज लिखेंगे। ये आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो चेक करना, घर पर जाके चेक करना। 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पहला ही इलस्ट्रेशन टोटल मेथड का था। पहलू ज उदाहरण टोटल मेथड नહોતું, एकमात्र उदाहरण। એના પછી બધા બેલેન્સ મેથડના હતા, બરાબર। એમાં એવું હોય કે ઉધાર બાજુ અને જમા બાજુની જે રકમો આપી છે એનો એઝ ઇટ ઇઝ સરવાળો કરી નાખવાનો, તો બી ટેલી થઈ જ જશે। અને बैलेंस मेथड उसमें क्या किया जाता है, डेबिट का टोटल 1 लाख, क्रेडिट का टोटल 70,000, बैलेंस क्या आया 30,000 डेबिट बैलेंस, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट के कॉलम में सिर्फ 30,000। अब गोल घूम के बात एक ही हुई, डेबिट साइड पर सिर्फ 30,000 लिखो या डेबिट साइड पर 1 लाख एंड क्रेडिट साइड पर 70,000 लिखो, तो अल्टीमेटली तो बैलेंस 30,000 ही हुआ। ठीक है, याद ना हो तो टेंशन मत लेना, बट आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर साहस में पढ़ने के बावजूद भी हमको तो ऐसा कुछ सीखने को ही नहीं मिला था, इसलिए मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। क्लियर? अब ये मेथड्स थी, अब मैं बात कर रहा हूं फॉर्म्स या फॉर्मेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये भी 2 है, चलो कोई बता सकता है उसके नाम? बता सकते हैं इसके नाम? सर आपको लगता है ऐसी आशा आप हमसे रख सकते हैं? एक होता है लेजर फॉर्म, खाता स्वरूपे, और दूसरा
पत्रक स्वरूपे, स्टेटमेंट फॉर्म, दो फॉर्म होता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म पत्रक स्वरूपे और दूसरा होता है लेजर फॉर्म, खाता स्वरूप है। अभी उसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, तो स्टेटमेंट फॉर्म में पर्टिकुलर एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट दोनों साथ साथ लिख देंगे। नेम ऑफ अकाउंट, फिर एलएफ नंबर, मतलब ये जो बैलेंस लिखा है वो ऊपर कौन से पेज पर उसका लेजर था जहां से आप ये बैलेंस लेके आए हो, इसलिए एलएफ नंबर होता है। फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, सारी चीजें लिख देने के बाद ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते थे, जो दोनों साइड का टोटल, ये टोटल हमेशा कैसा होगा, सेम, इक्वल होगा। और जो दूसरा फॉर्म है लेजर फॉर्म, उसमें पेज को बीच में से फोल्ड कर देते थे। नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर तो कॉमन ही होता है, डेबिट अमाउंट, फिर अगेन नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर, क्रेडिट अमाउंट। सेम यहां पर भी टोटल, ये दोनों के टोटल कैसे होंगे, सेम। क्लियर। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो ये हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो स्पेसिफिक दिन का बनता है। अकाउंट जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के होते हैं। તમે યાદ કરો, ખાતું બનાવીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ P&L અકાઉન્ટ, એવું લખતા હતા શ્રી ભાવિન સરનું તારીખ 31/3/2025 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું P&L અકાઉન્ટ ઓફ શ્રી ભાવિન સર ફોર ધ પીરિયડ યા ફોર ધ યર એન્ડિંગ ઓન, ફોર ધ યર એન્ડિંગ मतलब 31/3/2025 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું, આખા વર્ષનું અકાઉન્ટ। जबकि ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट है वो एक स्पेसिफिक दिन के बनते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री भाविन सर एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2024, 31/3/2024 ના રોજનું શ્રી ભાવિન સરનું કાચું સરવૈયું। બરાબર, બધા નામની આગળ બે વાર શ્રી ના લાગે, ધ્યાન રાખજો। અમુક ગ્રેટ નામની આગળ જ લાગતું હોય છે। અને મજાક સમજવાવાળા માટે છે ને સ્પેશિયલ પાપ છે, એની સજા અલગ રાખી છે ગરુડ પુરાણમાં। અંબીને કમ્પ્લેન કરી દઈશ, कौन से खबर है, अपरिचित मूवी है ना, उसमें ऐसा था। चलो अभी तो यहाँ पर एक चीज लास्ट याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस is prepared on specific date। स्पेसिफिक डेट पर ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब नॉर्मल सिचुएशन ये है जो आगे भी हमने डिस्कस कर लिया है, बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट एग्री, मतलब सेम। बट कोई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड का टोटल टैली ना हो। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, तो आप क्या करोगे? यस, दोनों साइड का टोटल अगर टैली नहीं हो रहा है तो जिस साइड पर डिफरेंस रहा है, मतलब जहां पर टोटल कम हुआ है, जे बाजू सरवाड़ो ओछो थयो, जे बाजू रकम खूटी, ए बाजू एक अलग खातु एनु नाम लखी अने आपणे अमाउंट लखी देता था, जेने आपणे वर्ड यूज करता था, इंग्लिश में कहीशुं
સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, गुजराती में उपलक खाते। फिर बाद में हम लोग इसका मिस्टेक जो है वो फ्यूचर में हमें मिल जाए तो रिवर्स एंट्री देके उपलक खातू मतलब सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर देते थे और जो एक्चुअल अकाउंट होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये सस्पेंस अकाउंट थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूं, ये कौन से टाइप का अकाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट इज पर्सनल टाइप अकाउंट। ये पास्ट पेपर में पूछ चुके हैं कॉलेज में एमसीक्यू में। सस्पेंस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सस्पेंस अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। इसका रीजन मैंने एमसीक्यू डिस्कशन वाले वीडियो में समझाया है। पास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर के डिस्कशन में ये गाइड मैंने किया है पूरा डिटेल में। क्यों, कोई बता सकता है क्यों सस्पेंस अकाउंट पर्सनल में? चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, बात खत्म ही कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट એને पर्सनल अकाउंट કેમ કહીશું? रियल भी कह सकते हैं, नॉमिनल भी कह सकते हैं, पर्सनल अकाउंट ही क्यों? बताओ, द नेशन वॉन्ट्स टू नो। કેમ વ્યક્તિગત ખાતું જ કહેવાય? હા, તો ટેમ્પરરી રાખ્યું છે બરાબર છે, પણ ટેમ્પરરી રાખ્યું તો એને પર્સનલ જ કેમ કહેવાનું? રિયલ બી કહી શકીએ ને, રિયલમાં ટેમ્પરરી છે, નોમિનલમાં ટેમ્પરરી છે। તમે એવું બી વિચારો કે નોમિનલ તો આમ બી સર સ્પેસિફિક યર માટેનું જ હોય છે ને, ઇન્કમ એક્સપેન્સ, તો નોમિનલ રાખવું વધારે એડવાઇઝેબલ નહીં। તમે टाइप ऑफ अकाउंट विचारो, हिंट आपू छू, हिंट दे रहा हूँ। टाइप ऑफ अकाउंट सोचो, उसके अंदर क्या चीज़ें आती है वो सोचो, और वो कहाँ रिकॉर्ड होती है फाइनल अकाउंट में, वार्षिक हिसाबों में क्या लखाई है विचारो। एक एक करके हिंट देता हूँ, चलो एक एक करके बताओ। पहला फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब गुजराती में उपज खर्चનું ખાતું। એમાં કઈ વસ્તુ આવે? નામમાં જ ચલા, उपज खर्च, उपज અને खर्च, इनकम और एक्सपेंस, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। और ये जो डिफरेंस होगा वो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में। वार्षिक हिसाबो बनाવીએ તો પાકા સરવૈયાનો સરવાળો ટેલી ના થાય, તો ત્યાં લખીએ। હવે પાકા સરવૈયામાં લખીશું એવું કીધું। અને નોમિનલ અકાઉન્ટની પોસ્ટિંગ ક્યાં થતી હોય છે? પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં, બેલેન્સ શીટમાં થાય છે। અને સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ આપણે ક્યાં લખવાનું છે? બેલેન્સ શીટમાં। સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ક્યાં લખીશું? બેલેન્સ શીટમાં। જે સાઈડનું ટોટલ ટેલી નહીં થયું હોય, અસેટ કાં તો લાયબિલિટી, ડેબિટ સાઈડનું ટોટલ ટેલી નહીં થયું હોય मतलब અસેટ સાઈડ ડિફરન્સ હશે, અને ક્રેડિટ સાઈડનું ટોટલ ના થયું હોય તો લાયબિલિટી સાઈડ ડિફરન્સ હશે। તો કાં તો એસેટ સાઈડ લખીશું કાં તો લાયબિલિટી સાઈડ લખીશું। એટલું યાદ રાખવાનું કે સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ બેલેન્સ શીટમાં આવે, અને નોમિનલ અકાઉન્ટમાં ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ હોય। એ કોઈ દિવસ તમે બેલેન્સ શીટમાં જોયા? એ પર નોમિનલ અકાઉન્ટ છે એ પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટમાં જ હોય। સર પ્રીપેડ સેલરી આવે છે ને, એ સેલરી અલગ છે। સેલરી એ નોમિનલ અકાઉન્ટ છે, પ્રીપેડ સેલરી એ વ્યક્તિગત ખાતું છે। એ પણ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં, અથવા ફરીથી કોમન ઘીસા પીટા ડાયલોગ એનો પણ વિડીયો યુટ્યુબ પર મેં મૂકેલો છે। ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટ વિશેની ડિટેલ ડિસ્કશન। સર તમે આવું જ બધું કહીને એટલા બધા વિડીયો કહી દીધા ને એટલે જ નહીં જોતા। એક દિવસમાં અડધોથી પોણો કલાક કાઢીને વિડીયો જુઓ, 10 દિવસમાં એકાઉન્ટના ફંડામેન્ટલ્સના માસ્ટર થઈ જશો। તમે એવું કહેશો કે સર તમારે રજા લેવી હોય તો હું આઈને ભણાવી દઉં, ગેરંટેડ, ગેરંટેડ, બરાબર? પણ એવું પછી ના કરતા, હાથ ચેકમાં મારા પેટ પર લાત ના મારતા। ચાલો બોલો। એ તમારે એટલી તો મહેનત કરવી જ પડશે। યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન કરો, એમાં 11th સ્ટાન્ડર્ડના પ્લે લિસ્ટ પર જાઓ। આ બધા ચેપ્ટર 11thના છે। 11th સ્ટાન્ડર્ડનું પ્લે લિસ્ટ ઓપન કરો, એની અંદર મળી જશે। હવે તમે સર્ચ કરવા માટે 5 મિનિટ ના બગાડો, અને એ બી હું રેડીમેડ આપી દઉં તો તમે કશું નહીં કરી શકો, ના કરતા, બરાબર? હમણાં બીજું કોઈકનું આઈડી શોધવાનું હોય ઇન્સ્ટા પર એના પર તો કલાકોના કલાકો નીકળી જશે, પણ ગમે તે નામથી હોય શોધી જ લઈશું। એની માટે 50, 100, 500 બી ડીપી ચેક કરવા પડે તો ચેક કરીને એક્ઝેક્ટ ટાર્ગેટ પર પહોંચીશું। चलो जल्दी जल्दी, चलो उसके बाद इसके बाद रियल अकाउंट, माल मिलकत ना खाता, एनी अंदर गुड्स होय अने असेट होय। हवे असेट्स कई साइड आवे? बैलेंस शीट में
અસેટ સાઈડ જ. જ્યારે સસ્પેન્સ અકાઉન્ટનો પ્રોબ્લેમ શું હોય, એ એસેટ સાઈડ પર પણ આવી શકે અને લાયબિલિટી સાઈડ પર પણ આવી શકે. જ્યારે રિયલ અકાઉન્ટમાં અસેટ્સ હોય અને ગુડ્સ હોય એ હંમેશા ડેબિટ બેલેન્સ જ હોય, એ કોઈ દિવસ લાયબિલિટી સાઈડ આવી જ ના શકે. હવે વધ્યું કયું? પર્સનલ અકાઉન્ટ. પર્સનલ અકાઉન્ટ મતલબ ડેટર્સ હોય કે ક્રેડિટર્સ પણ હોય, જે બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ પર પણ હોઈ શકે, લાયાબિલિટી સાઈડ પર પણ હોઈ શકે. એટલે સસ્પેન્સ અકાઉન્ટને પર્સનલ અકાઉન્ટ કહીશું. ક્લિયર? આ બહુ ડિટેલમાં આકાશે બુકમાં નથી આપેલું. કદાચ તમે તમારા ટીચરને બી પૂછશો ને તો બી કદાચ આન્સર નહીં આપી શકે. તો પૂછવાના જ હતા, નહીં ત્યાર પછી એવું લાગશે મારું ઇન્સલ્ટ કરવા આવ્યા છો, ખરાબ લાગે. પણ જનરલ છે. चलो ये चीज़ क्लियर. अभी लास्ट चीज जिसके ऊपर तो अपने को पूरे एग्जाम्पल्स ही FY BCom में करने ही होंगे कंपलसरी. आखिरी स्टेज, फाइनल स्टेज, फाइनल अकाउंट. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में उस चैप्टर में ही डिस्कशन करेंगे. फाइनल अकाउंट या एन्युअल अकाउंट्स, वार्षिक हिसाबो. 3 કેટેગરીના બિઝનેસના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ તમે 11th-12thમાં ભણીને આવ્યા છો. કયા કયા? 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ કોના આવતા હતા તમને? સર મારા નતા આવતા. સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ. સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ મતલબ એકાંકી માલિકીની ના બિઝનેસના વાર્ષિક હિસાબો આવતા હતા. પછી આ 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણ્યા હતા તમે. પછી પાર્ટનરશિપ, भागीदारी पेढ़ी ना वार्षिक हिसाबों. ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 में पढ़े थे. एंड लास्ट कंपनी. सर आ सारू अमारू गमतुं हतुं, 11 मार्क फिक्स लेता था. कंपनी फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड पार्ट 2. ठीक है, ये आप लोगों को सेकंड ईयर कॉलेज में आएगा, आगे के सेमेस्टर में आएगा. ये आपको इनिशियल सेमेस्टर में आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. अभी हम लोग पार्टनरशिप पे नहीं जा रहे, हम बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप की ही बात कर रहे हैं. तो उसमें मेन कौन से 3 अकाउंट आते थे? या सोल प्रोप्राइटरशिप. पहला बनता था ट्रेडिंग अकाउंट. गुजराती में એને કહેતા હતા વેપાર ખાતું. અને એના રિઝલ્ટને, એના પરિણામને શું કહેતા હતા? આખું બોલો ને, અડધું બોલીને કેમ છોડ દો છો? ગ્રોસ પ્રોફિટ और ग्रॉस लॉस. ગુજરાતીમાં કહીશું કાચો નફો અથવા કાચી ખોટ. બરાબર, એના વિશે ડિટેલમાં એ ચેપ્ટરમાં આપણે ભણીશું, કારણ કે આ ચેપ્ટર તમારા સિલેબસનો જ પાર્ટ છે. બીજું બનાવતા હતા P&L અકાઉન્ટ, શોર્ટમાં બોલ્યો આખું નામ છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એવી જ રીતે ગુજરાતીમાં શોર્ટમાં તમે નનું ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, આવી રીતે યુઝ કરતા હતા ટર્મ. એના પરિણામને શું કહેતા હતા? નેટ પ્રોફિટ ઓર લોસ. ચોખ્ખો નફો અથવા ચોખ્ખી ખોટ. અને છેલ્લું બેલેન્સ શીટ. પાકું સરવૈયું, જે આપણું એન્ડ ડેસ્ટિનેશન છે. અહીંયા આપણે આપણી અકાઉન્ટની જર્નીને સમાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. ટોટલ ઓફ બોથ સાઈડ એ શું થઈ જશે? ટેલી.
બોથ સાઈડનો મતલબ લાયાબિલિટી સાઈડ એટલે કે જવાબદારી બાજુ અને બીજી અસેટ સાઈડ. મિલકત લેણા, તમે આવો વર્ડ યુઝ કરતા હતા. મિલકત લેણા અને મૂડી દેવા, આ બંનેનો સરવાળો શું થઈ જશે? टैली થઈ જશે. क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग हमारे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के सेशन को एंड करते हैं. आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी. चलो, यहाँ तक की चीज़ों में से किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. चलो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी या डाउट? चलो, तो यहाँ पर मैं मेरा ये सेशन एंड करता हूँ. ऑनलाइन में भी किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो लिख सकते हो मैडम जी हो तो. चलिए, तो यहाँ पर हमारे ये बेसिक वाले सेशन कंप्लीट हुए. अभी आगे के लेक्चर्स से हम लोग आगे की चीज़ों को बारे में डिस्कशन करेंगे. तब तक आप या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में पढ़ रहे हो, आप लोगों को अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है कॉलेज की आगे की जर्नी में, इससे ज़्यादा और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन विथ प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, स्टडी वीडियोस, ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव और एप्लीकेशन, तीनों मोड पर, जो 3 मोड पे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों मोड पर स्टूडेंट्स एडवांटेज ले सकते हैं. चाहे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन मोड में जो हमारे 3 सेंटर्स है वडोदरा में, वहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हो. करेलीबाग, सयाजीगंज वाला MS यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाजू में ही है. एग्जैक्ट वडोदरा रेलवे स्टेशन के सामने जो गुजरात ST डेपो है, वडोदरा बस स्टेशन है, उसके आगे, और जो सिटी बस डेपो है उसके एग्जैक्टली ऊपर. मतलब कोई भी जगह से आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा. आप बाहर से भी आ रहे हो तो जैसे ही रेलवे स्टेशन से निकले सामने ही हमारा क्लास है. बस से आते हो कोई और सिटी से तो आगे आए तुरंत हमारा क्लास है. वडोदरा के कोई दूसरे एरिया में रहते हो, कहीं से भी आपको बस स्टेशन तक का बस भी मिल जाता है और ऑटो भी मिल जाता है. तो जहाँ पर आप बस से उतरते हो वहीं पर लिफ्ट में बैठ के सीधा ऊपर आ जाना है. 3rd फ्लोर पर हमारा क्लास है. ठीक है? और वाघोडिया रोड. कोई स्टूडेंट अगर दूर रहते हैं, कोई और सिटी में रहते हैं, टाइम का इशू है, डिस्टेंस का इशू है, तो आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, जिस तरह से आप अभी अटेंड कर रहे हो. और तीसरा, और स्टूडेंट्स का फेवरेट, साहस स्मार्ट स्टडीज़ एप्लीकेशन. तीनों ही मोड पर अलग अलग फ़ीस है, लोवेस्ट फीस है. स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अपना मोड सिलेक्ट कर सकता है. तीनों ही मोड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी बेस्ट ही रहेगा. ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे उन लोगों को ये ऑनलाइन और एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं होता है, वो उसमें फ्री में ही आ गया. ठीक है? ऑफलाइन की फ़ीस में ही आ गया. सास एप्लीकेशन के अंदर भी हमारे जो डेली लेक्चर्स होते हैं, लेटेस्ट लाइव जो हम लोग पढ़ाते हैं तीनों ही ब्रांच पर, उसके भी सारे के सारे लेक्चर्स होते हैं और प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं. और स्टडी मटेरियल्स सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हो और हार्ड कॉपी बुक जो है वो क्लास से भी ले सकते हो. ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं. तो आप जो ऑफलाइन में बैठे हैं, आपके कोई भी और फ्रेंड्स हो तो आप उनको अभी सजेस्ट कर सकते हो. अभी भी 12-13 एडमिशन बाकी है वाघोडिया रोड वाली ब्रांच पर. संगम वाली ब्रांच पे आई थिंक 10 या 15 कुछ एडमिशन बाकी है. सयाजीगंज वाली ब्रांच है वो अगले महीने स्टार्ट होगी. और जो भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन मोड से एडमिशन लेना है वो तो कभी भी ले सकते हैं. ठीक है? बट हो सके उतना जल्दी पढ़ाई प्रॉपर चालू कर देना, वरना बाद में ऐसा होगा कि कॉलेज में एग्ज़ाम क्लियर करने में डिफ़िकल्टी ना हो जाए. ठीक है? एक बार 80 आ गई तो फिर आपकी आगे की, या कम रिजल्ट आया तो आगे की पढ़ाई बहुत दिक्कत वाली हो जाएगी, क्योंकि हर एक ईयर पे, हर एक सेमेस्टर पर लेवल अप होता जाएगा. ठीक है? और आपको पता है कि अगर 75% अप जाते हैं एग्रीगेट फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक, तो आप 4th ईयर BCom ऑनर्स या ऑनर्स एंड रिसर्च का एडवांटेज ले सकते हो. तो आपको माइंड में यही टारगेट रखना है कि मुझे 80% प्लस में ही जाना है हर एक ईयर में. 75% को नहीं पकड़ना है, अपने को 80% ही टारगेट में रखना है. और हम लोग ये कोशिश करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड करता है कि 90% प्लस रिजल्ट जाए. फिर नो डाउट स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर आप कितना समझते हो, बाकी आपने लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितने डिटेल में, डेप्थ में आपको समझाते हैं. और फिर भी सारी की सारी चीज़ें समझ में आए, उसी तरह की लैंग्वेज होती है. ऐसा नहीं होगा कि सर आप ये समझा रहे हो, हमको नहीं पता है, बट आप क्या समझा रहे हो ना वो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है. समझ में आता होगा
अभी उसको फिर से प्रैक्टिस करोगे, अभी आपके पास फैसिलिटी है, वीडियो सेशंस आप फिर से देखते हो, ये नोट्स है जो पढ़ा है वो पूरी की पूरी नोट्स आपको मिलेगी, उसको पढ़ो, अपने नोटबुक में लिखो, जितना याद रहेगा उतना आप 80, 85, 90% के नज़दीक जाते जाओगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।